नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार दोस्तों, चातुर्जात के इस भाग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। विभिन्न भागों में विभिन्न जानकारियां आयुर्वेद से संबंधित, कोरोना से संबंधित, भविष्य से संबंधित, इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के बाद और एक महत्वपूर्ण विषय जो हम सब के लिए जानना बहुत आवश्यक है, वो आज के इस भाग में चर्चा का विषय है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही सक्षम और जानी मानी शख्सियत विद्यमान है, डॉक्टर पुष्पहास बल्लाड़। डॉक्टर पुष्पहास बल्लाड़ ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। FDA का जो कार्य होता है ये बहुत लोगों को आमतौर पर पता नहीं होता, लेकिन ये FDA है जिनके कारण हमें दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ अच्छे स्तर के, उपयुक्त स्तर के हमें प्राप्त होते हैं। बहुत बार हमने ये सुना है कि FDA जो है ये अनेक स्थानों पर अलग अलग कार्रवाइयाँ करता है और लोगों को अच्छे स्तर की दवाइयाँ और खाद्य मिलें, इसके लिए कार्य करता है। तो डॉक्टर पुष्पहास बल्लाड़ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मी टू वी फाउंडेशन के वे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी शख्सियत से आज हम जानना चाहेंगे कि ये वास्तव में FDA का कार्य क्या होता है। और बहुत बार हम जो ये सुनते हैं कि DMR एक्ट के तहत दवाई विक्रेताओं, निर्माताओं या चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई, ये निश्चित रूप से DMR होता क्या है, ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट होता क्या है, और इससे बचने के लिए यानी कि कार्रवाइयों से बचने के लिए उचित समय पर अच्छे तरह के, अच्छे स्तर के उत्पाद तैयार करने के लिए क्या सावधानियां ये निर्माता, ये विक्रेता बरतें, इन सब के विषय में आप हमें जानकारी देंगे। इस विश्वास के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पुष्पहास बल्लाड़ को। हेलो, नमस्कार। थैंक्स टू डॉक्टर मनोज फॉर द नाइस वर्ड्स। मैं पुष्पहास बल्लाड़, मैं यहाँ पर एडिशनल चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे 25-26 साल हो गए इस गवर्नमेंट सर्विस में। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे रेड होती है या मार्केट में कोई आयुर्वेदिक दवाई पकड़ी जाती है तो उसको हमें या पब्लिक को न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद या टीवी पे आने के बाद ही पता चलता है कि रेड्स हो गई। और मेरा अनुभव ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ एपिसोड्स में वो लोग इनोसेंट रहते हैं या कायदे की जानकारी नहीं होती है या मालूमात की कमी होती है, पता नहीं। तो आज मैं आपको कुछ कायदे का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। अन्न औषध प्रशासन के अधिकारी ड्रग्स इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें
दवाई के निर्माण से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग पॉइंट से लेके उसकी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी मीडिया में इस पर नियंत्रण, क्वालिटी पर नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। ये उनकी ड्यूटी है। जैसे दवाई का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर। उसके बाद दवाई का लेबलिंग, दवाई के क्लेम्स लेवल पे जो क्लेम्स दिए हुए, उसके बाद न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे अगर कोई इनको एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो ये सारे पे कंट्रोल होता है। उसके बाद दवाई की क्वालिटी, फाइनल प्रोडक्ट के क्वालिटी पे नियंत्रण होता है। उसके बाद दवाई का दर योग्य होना चाहिए। सो अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस एक्ट्स जो कि प्रशासन द्वारा अनुपालन किया जाता है, उसका एम एक ही है कि पेशेंट को सही समय पे सही दाम में कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी के साथ दवाई मिले। तो आज मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दवाई रखना अलाउड है, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकते। सेलिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। उसके बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एलोपैथिक मेडिसिन इज दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स, इसके बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड दिस इज द रीज़न यू डोंट फाइंड एनी वो तंबू और ये गड़े हुए होते हैं ना, वो एलोपैथिक मेडिसिन के नहीं होते, वो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के होते हैं, क्योंकि उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। इसलिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहीं पर भी बैठ के ऐसा मेडिसिन बेच नहीं सकते, लेकिन आयुर्वेदा में वो बीइंग इंडिजिनस मेथोडोलॉजी और पद्धत से बने हुए दवाई है, इसलिए गरीब लोगों को पहुंचने के लिए लाइसेंस से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अब मैं आपको मेरा लेक्चर जो है डीएमआर पे वो कुछ केस स्टडीज़ के द्वारा समझाऊंगा, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से मिले और इमीडिएट उसका एहसास हो जाए। केस स्टडी नंबर 1, ये डीएमआर क्या कहता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, कि आपका प्रोडक्ट, यानी मैं मैन्युफैक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में लाया हुआ है वो डायरेक्टली शेड्यूल में दी हुई बीमारियों का उच्चाटन करने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। शेड्यूल की बीमारियां क्या होती है, लिस्ट ऑफ डिसीजेस इज गिवन, उसको हम बाद में बात करेंगे। उसके साथ साथ वह कैलकुलेटेड यूज में भी नहीं कर सकता है क्लेम। एग्जांपल देता हूँ। अभी करंट एग्जांपल पतंजलि का है। कोरोना के लिए उनकी दवाई क्लेम कर दी, लेकिन अथॉरिटी कहती है कि हमने तो उसे सिर्फ फ्लू के लिए ही दवाई का सैंक्शन किया हुआ है, कोरोना का सैंक्शन दिया हुआ नहीं था। तो रामदेव बाबा जी का क्लेम कि कोरोना के लिए उपयुक्त उनकी आयुर्वेदिक दवाई है, किट है, वो विड्रॉ करना पड़ा है। और अदरवाइज अगर वो ऐसा क्लेम किया तो गवर्नमेंट वुड टेक एक्शन। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, ये है सेक्शन 3 ऑफ डीएमआर। इसमें यह कहा जाता है कि नो पर्सन शैल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रेफरिंग टू एनी ड्रग इन टर्म्स विच सजेस्ट, यानी जो सजेस्ट करता है, और आर कैलकुलेटेड टू लीड टू द यूज ऑफ ड्रग, यानी नॉट ओनली वो डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली लीडिंग टू द कैलकुलेटेड यूज ऑफ द ड्रग, ऐसा भी अगर क्लेम होता है तो ऑब्जेक्शन में आ जाता है। कौन से 4 पॉइंट्स में? नंबर 1, प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज इन वुमन और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमन, ये पहला हो गया। नंबर 2 हो गया
मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। तीसरा हो गया द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन। चौथा हो गया डायग्नोसिस, क्योर, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज डिसऑर्डर्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अभी मैं शेड्यूल की बात किया था ना आपसे, तो वो शेड्यूल में लिस्ट ऑफ डिसीजेस दी हुई है, उसके ऊपर काम करने वाली क्लेम्स नहीं चलेंगे, डायरेक्ट क्लेम्स और इनडायरेक्ट क्लेम्स लीडिंग टू कैलकुलेटेड यूज ऑफ द ड्रग। इसको हम इलेबोरेट बाद में करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट बोले तो एनी प्रिंटेड मटेरियल इन एनी मीडिया, जैसे कि लेबल के क्लेम पे भी होगा, ये प्रोडक्ट का लेबल हो गया, इस पर भी क्लेम चलेगा, या फिर न्यूज़पेपर में छपा हुआ चलेगा, या फिर टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट होगी वो चलेगा। ये सारा हो गया एडवर्टाइजिंग पार्ट। तो इस एडवर्टाइजिंग में जो जो रिस्पॉन्सिबल है उन सभी पे ये कानून एक्ट करेगा। हमको सारी चेन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि हु इज इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट, राइट फ्रॉम द पब्लिशर और एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल, अगर वो दूरदर्शन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी उसमें सहभागी हो गए उस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिकेशन में। दिस इज डीएमआर। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूँ। केस स्टडी 1 हो गया कि आप देखिए कि पीछे विवेकानंद जी का फोटो है, टेबल पे बच्चा सर पे हाथ रख के पढ़ाई कर रहा है, बुक्स पढ़ी हुई है, और उसकी मदर बाजू में हाथ में कोई दवाई का ग्लास लेके या चम्मच से च्यवनप्राश लेके खड़ी हुई है। तो दिस एडवर्टाइजमेंट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट और पेरेंट्स कि अगर ये दवाई ली तो मेरा बेटा जो आज पढ़ रहा है वो कल जाके विवेकानंद जी जैसा होगा या कोई संत पुरुष जैसा होगा। दिस इज लीडिंग टू द कैलकुलेटेड यूज ऑफ दैट ड्रग। तो ये सजेस्टिव एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो ये सजेस्टिव एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चलती है। ये खैर विषय बहुत गहन है और सेंसिटिव भी है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। अभी मैं उस एडवर्टाइजमेंट को एक एंगल से देखूंगा, दूसरा ऑफिसर दूसरे कोई एंगल से देखेगा, इट हैपन्स, ये पॉसिबल है। या हमने ली हुई एक्शन अंडर डीएमआर मे बी ओके फ्रॉम पॉइंट ऑफ कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ ये आपको बताना चाहते हैं कि क्यों हम ऐसे पार्ट एडवर्टाइजमेंट में पार्ट ही लेना चाहिए ना। डोंट टेक पार्ट इन सच ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। वो घोड़े का चित्र बनाया हुआ है, उसके बाद दवाई का कैप्सूल का नाम लिखा हुआ है नीचे और कैप्सूल बताई है, तो इट इज सजेस्टिव दैट इट इज इंक्रीजिंग द हॉर्स पावर, दैट हॉर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर इट्स सिंबॉलिज्म ऑफ हॉर्स पावर। विगर एंड वाइटैलिटी एक टर्मिनोलॉजी हो गया। ये दवाई खाने से विगर और वाइटैलिटी स्टैमिना बढ़ता है, गलत है। तो ऐसा बॉर्डर लाइन क्लेम्स न करते हुए सीधे सीधे एक्ट के अनुसार क्लेम्स कंपनी ने करने चाहिए। इसके ऊपर अविरत कार्य चलते रहता है, प्रशासन एक्शन लेते रहता है। केस स्टडी 2, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कोई मैन्युफैक्चर के निर्मित दवाई बाजार से लाके उसको रीपैक करता है, दूसरे छोटे छोटे पार्ट्स में रीपैकिंग करता है, उस पर अपना लेबल लगाता है, एमआरपी लगाता है और बेचता है, तो गुनाह हो गया। सो लेबलिंग, रीलेबलिंग, रीपैकिंग और उस पर ऊपर एमआरपी लिखना, यह कानूनन डीएमआर के अंतर्गत या डीएनसीए के एक्ट अंतर्गत भी गुनाह हो गया। केस स्टडी नंबर 3, डॉक्टर्स अपने पास की दवाई अपने पेशेंट को डिस्पेंस कर सकता है। वो कैप्सूल में पाउडर भर के भी दे सकता है, डब्बे में से पाउडर निकाल के रैप करके भी दे सकता है, प्लास्टिक पाउच में डाल के दे सकता है। डॉक्टर्स बेच नहीं सकते। अब इसका कंसेप्ट हमको क्लियर समझना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स जिस पे हमने रेड किया था, सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने, उनके कंपाउंडर ने एम्प्टी कैप्सूल्स मार्केट से लाए, उसमें पाउडर भरे
इट मे बी ए कॉम्बिनेशन, इट मे बी सिंगल ड्रग। और फिर उसको 30-30 कैप्सूल्स के पाउचेस बना के उस पर दवाई का नाम लिख के वो पेशेंट को दूसरे काउंटर से सेल कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। डॉक्टर ने अपने पास में से कैप्सूल निकाल के दिया, भर के दिया, तो इट्स अलाउड। लेकिन अगर रेडीमेड कैप्सूल्स भर के पाउचेस रेडीमेड है और उसको एमआरपी लिख के बिल के द्वारा दूसरे काउंटर से, नॉट फ्रॉम केबिन ऑफ डॉक्टर, उसका कंपाउंडर अगर बेचता है तो वो सेल हो गया, पकड़े गए। उसके बाद डॉक्टर्स के पास कैप्सूल फिलिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, स्टैम्पिंग मशीन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं होने चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो व्हाट इज सेल? सेल यह डॉक्टर ने अपने पास की दवाई दिया और पेशेंट को लिख कर दिया कि मेरी सर्विस चार्ज इतना है और दवाई का चार्ज इतना है, तो दैट इज सेल। लिख कर देना इज सेल। इट इज बिलिंग। बिलिंग मीन्स सेल। एम आई क्लियर? आयुर्वेदिक दवाई बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। कॉस्मेटिक्स के सेल के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई दवाई पाउडर कैप्सूल में भर के वो अगर बेच देता है पेशेंट को, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, हेंस ही विल नीड अ लाइसेंस। इट इज़ नॉट सिंपल सेल। उसके बाद जड़ी बूटी, सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट को पाउडर फॉर्म में या और कोई फॉर्म में पूड़ी में बांध के बेचना गुनाह नहीं हुआ। सिंगल इंग्रेडिएंट, इसलिए बब्बू मियाँ जी चल रहे, अदरवाइज वो भी प्रॉब्लम में आते थे। अब मैं आता हूँ शेड्यूल लिस्ट। एएमआर में सेक्शन 3D के तहत एक लिस्ट ऑफ डिसीज दी हुई है जो कि शेड्यूल डिसीजेस कहे जाते हैं। नंबर 1 अपेंडिसाइटिस, 2 arteriosclerosis, 3 blindness, blood poisoning, Bright's disease, cancer, cataract, deafness, diabetes, disease for disorders of brain, disease and disorders of the optical system, disease of disorders of the uterus, menstrual flow, disorder of nervous system, epilepsy, gangrene, glaucoma, goiter, heart diseases, हाइड्रोसिल, हिस्टेरिया, इंसैनिटी, ऐसे टोटल 54 डिसीजेस की यादी शेड्यूल में दी हुई है, जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर क्लेम नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 3B। No person shall take any part in the publication of any advertisement referring to any drug in terms which suggest or are calculated to lead the use of that drug for scheduled diseases. I hope I am clear. इस डिसीज को क्योर करना, प्रिवेंट करना, या इसमें फ़ायदा होना, या ये डिसीज से नहीं होगा, इस तरीके का क्लेम कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है। तो अभी बॉर्डर लाइन क्लेम्स चालू हो गए हैं। विगर एंड वाइटैलिटी शब्द इस शेड्यूल में नहीं है, इसलिए उसका एडवांटेज लिया जाता है। स्टैमिना इम्प्रूवमेंट, इसका एडवांटेज लिया जाता है। लेकिन हमको कायदा पढ़ते समय कहीं वो इस शेड्यूल में कहीं बैठ रहा है क्या, वो देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एंड ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में मैन्युफैक्चर के साथ साथ पब्लिशर भी रिस्पॉन्सिबल है। सो नो लाइसेंस नीडेड फॉर सेलिंग, बट यू कैनॉट सेल। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिशनर्स। उसके बाद दवाई के क्लेम्स बराबर होने चाहिए, अदरवाइज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में पकड़े जाएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट भी उसका प्रोपोगेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जनता में, सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन ना बढ़े। ये केयर लेने के लिए ये एक्ट का निर्मित हुआ है। आप आपके पास की दवाई पेशेंट को दे सकते हैं,
लेकिन उसका चार्ज नहीं कर सकते एज ए सेल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, डिटेल में दोबारा मिलते हैं।